औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, बाफज़ल रब्बी हम अपने दर्स को मज़ीद तसलसल दे रहे हैं। आज हम इंशाअल्लाह ताला सेक्शन 40 से लेकर 52 ए कैपिटल पीपीसी तक पढ़ेंगे, 40 से 52 ए तक। आप लोगों से प्रेपोजिशंस वगैरह डिस्कस होती रही हैं। सवालात भी कुछ आप लोगों ने पूछे थे, जिनमें बार बार एक सवाल आ रहा था कि सर मुलाजिम का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। सर्वेंट का, क्लर्क का या बीवी का अगर उनकी अपनी ज़ाती जायदाद हो तो सवाल वैलिड है। अक्सर औकात मालिक और मुलाजिम के दरमियान ज़्यादा एक्सप्रेसली इशू नहीं आता, अंडरस्टूड होता है कि कौन सी जायदाद मालिक की है और कौन सी मुलाजिम की है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जो हमारा पाकिस्तान का क्रिमिनल लॉ है, विकेरियस लायबिलिटी, नेग्लिजेंस, कोई क्राइम हो गया, फ़र्ज़ किया मालिक गाड़ी चला रहे, उसकी अपनी ज़ाती नहीं है, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, मालिक साथ बैठा है गाड़ी में, अगरचे रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट मुलाजिम की है, लेकिन लॉ ऑफ टार्ट्स देखें हम, फैटल एक्सीडेंट्स हैं, दीगर भी हमारे लॉज हैं, उस सेंस में पीपीसी को डिफाइन किया गया है एक एक जुर्म को। बीवी की भी अमूमी तौर पर जायदाद नहीं होती, लेकिन जिनकी होती है वो अंडरस्टूड ही होती है। कानून की नज़र में अमूमी तौर पर जो बीवी के पास हो, मुलाजिम के पास हो, क्लर्क के पास हो जायदाद, वो उस घर का जो सरबराह होता है उसकी समझी जाती है एक्सप्रेसली, अनलेस के अगर कोई इशू आ जाए तो वो अमूमी तौर पर साबित कर देते हैं। मुलाजिम कहता है जी मेरी है, बीवी कहती है जी ये मेरी जायदाद है। आप ऐसे समझें सिंपल के ओनर्स टू प्रूफ उसी पर एक जनरली होता है, लेकिन कानून ने इनको इसलिए कह दिया है कि अगर कल को कोई मामला बनता है तो एक सीधा सा इस मसले का हल तलाश कर लिया जाए। अब हम आते हैं, आप लोगों को कल बताया था कि वक्त आप लोग खुद देख लें अपना कितना पड़ा है इम्तिहानात आने में, उसकी तैयारी। बार बार एक चीज़ को रिपीट करना, समझना, लेकिन वक्त लगाकर तसल्ली से कंसेप्ट एक बन जाए, सही समझ बूझ आ जाए, तसव्वुराती से तस्दीकी आप लोगों का इल्म हो जाए, तो अमूमी तौर पर ज़्यादा मसला नहीं होता। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम बताया था, 14 फ्रेंड्स बताए थे। इस पर आप लोगों का कोई मुझे फीडबैक नहीं आ रहा। इंजरी पर तो आया था बैंक मैनेजर, पब्लिक रिलेशन, आप लोगों ने इसको याद कर लिया था, लेकिन डायरेक्टर जनरल, एलडीए, पीपी, उसके आगे फिर दो लफ्ज थे WR। क्या बनता है? प्रैक्टिस, आस्क, डिजायर, गेट इट फ्रॉम योरसेल्फ, वॉक अराउंड इट, एक्सपेरिमेंट, टीच, रीड, राइट, लिसन, ऑब्जर्व, पुट इन ऑर्डर, डिफाइन, रीजन। ये 14 फ्रेंड्स आप लोगों को बताए थे। इनको कबल अजी वजाहत भी कर चुका हूँ बेटा। इनको अब आप देखें ना, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का आया था सवाल कि जी डेफिनेशंस अब काफ़ी आसान लग रही हैं, तो अभी थ्रो आउट में हो रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी बा फजल रब्बी 52 ए तक, सेक्शन 7 से लेकर ना 52 ए तक जितनी डेफिनेशंस आती हैं उनका भी बड़ा खूबसूरत तरीके से ये बैंक मैनेजर या डायरेक्टर जनरल एलडीए वाला आप लोगों को कोई फार्मूला बता दूंगा आसान। खुदा करेगा सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे आप। इल्म का असूल, डिसिप्लिन, शेड्यूल पहले बता चुका हूं कि डेली रिवाइज क्या करें, शेड्यूल अपना यही रख लें।
फिर देखें कैसे चीज भूलती है, नहीं भूलती अमूमी तौर पर। तो इन 14 फ्रेंड्स को हमेशा जहन में रखें, इन्हें अपना मुखलिस साथी समझें। हसूल इल्म में ये आपको कभी धोखा नहीं देंगे। जब हर उस्ताद साथ जोड़ छोड़ जाए, कोई ना मिले मावनत के लिए, इन 14 फ्रेंड्स को जहन में रखना, इनसे मदद तलब करना, इंशाल्लाह ताला आप लोगों की मदद करेंगे लाइक पेरेंट्स। अब हम आते हैं वर्ल्ड अफेंस की तरफ। इंशाल्लाह ताला कुछ मैंने रिसर्च जजमेंट्स देखी हैं, तहकीक की है जिन पर। अब शरिया की नज़र में बतौर मुसलमान, और जो हमारा वेस्टर्न लॉ है, जो फेडरल शरीयत कोर्ट ने अफेंस क्राइम डिफाइन किया है, पीपीसी, सीआरपीसी और शरिया, इसमें फ़र्क क्या है वो इंशाल्लाह ताला जिस तरह अलहदा मैं कोशिश करता हूँ ऑडियो या वीडियो वो भी बनाते रहेंगे, लेकिन बिलखसूस आज हमारा पीपीसी से मुतलका है। वैसे आप स्पेशल लॉ पढ़ेंगे, लोकल लॉ पढ़ेंगे, जनरल लॉ हम पढ़ रहे हैं, उनकी भी मैं आपको साथ साथ मिसालें देता हूँगा। अब वैसे ही बात जहन में आ रही थी, शरीयत में भी कोई लोकल लॉ है मुसलमान के लिए? सोचें थोड़ा सा। मक्का पाक में शिकार जायज़ है, कुरान पाक क्या कहता है? या वहाँ मियाँ बीवी अक्सर फैमिलीज हमारे माँ बाप जाते हैं हज उम्रा के लिए, शरीयत के तकाजे क्या हैं? बेटा, एक जनरली आप लोगों ने लॉ को सोचना है हर एंगल से, फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों की ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, सोचने समझने की सलाहियत, ताकत अल्लाह पाक की खास रहमत होगी। अब बाल कटवाने का जो असूल है मक्का पाक में, क्या है ये? लोकल लॉ में कहीं आपको कोई इसकी खुशबू नजर आ रही है? स्पेशल लॉ को चलो जी ले लें, पर्टिकुलर पर्सन, ज़कात किन लोगों पर वाजिब है, या किन लोगों की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, अशखास मुख्तलिफ खास बन जाते हैं शरीयत की नज़र में। बादशाह के क्या फ़रज़ हैं, जज के क्या फ़रज़ हैं, क्या ये स्पेशल पर्सन हैं या नहीं है? अल्लाह के कानून की नज़र में स्पेशल ट्रीट होते हैं या नहीं होते? इस एंगल से हर चीज़ को सोचें। इंशाल्लाह ताला बड़ी बेहतरीन एक दो रिसर्च जजमेंट मैंने देखी हैं, वो भी वक्त के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। फिर अक्सर ये 14 फ्रेंड्स वाला बताया ना आप लोगों को, वैसे मेरे जहन में बात आ रही थी। मेरे उस्ताद मोहतरम अक्सर फरमाया करते थे कि क्या न्यूटन ने पहली दफा सेब जमीन पर गिरते देखा, जब उसने सेब गिरते देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुआ, किसी नतीजे पर पहुंच गया, तजर्बा कर रहा था, मुशाहिदा, कशिश शकल आप इसे कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कि जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। बेटा, उसकी ये तहकीक थी, उसका शौक था, हद से ज्यादा अपने आप को तहकीक में ले आया, अपनी सारी चीजें कुर्बान करके। फिर अल्लाह की जात ने उसकी बसीरत के दरवाजे खोल दिए। बहुत सादा और आसान अल्फाज में बात की है कि क्या न्यूटन ने पहली दफा सेब जमीन पर गिरते देखा था? बच्चा था, छोटी उम्र का, जवान हुआ, जब सेब गिरते देखा उस वक्त उसकी उम्र कितनी थी? कई दफा सेब देखा। आप लोगों ने भी कानून को, पीपीसी को कई दफा पढ़ा। मिसाल देता हूँ, अब जो गुजारिशात करता हूँ कि बेटा मिसालों को इस तरीके से समझना है, इस तरीके से बेर एक्ट को पढ़ना है, तो आप लोगों को मिसाल देता हूँ, समझ आ जाती है कि आप लोगों की सारी मेहनत है, शौक है, जब दिली तौर पर आप लोगों ने इसमें दिलचस्पी ली है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों के लिए नूर के दरवाजे खोल दिए हैं। अब देखें ना, आदत पे, हैबिट पे, 14 फ्रेंड्स में हैबिट है, देखें आप गौर से, या हैबिट का कोई मुतबादिल लफ्ज है? प्रैक्टिस किसे कहते हैं?
ऑब्जर्व किसे कहते हैं? हैबिट में आप प्रैक्टिस को लेके आए। हैबिट क्या होता है? किसी काम का बार बार करना इंसान की फितरत सानी बन जाए। इंसान को मकसद हमेशा आगे ले जाता है। मकसद कैसे ले जाता है? कई दफा गुजारिश कर चुका हूँ। आप अपना 3 दिन का शेड्यूल देखें ना साहब का, कि जी किसी ने, मेरे भाई ने, बहन ने जज बनना है, प्रोसिक्यूटर बनना है, या किसी और लॉ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि वो अपना उस हिसाब से शेड्यूल देखें कि साहब का 3 दिनों में उन्होंने इतना काम किया है, क्या उनकी दिलचस्पी क्या रही है। वेरी सिंपल। वैसे नहीं कि जब गुस्सा आए तो फौरन अपना शेड्यूल बना लिया, टाइम टेबल बना लिया, तैयार कर लिया 15 मिनट के जज्बात, कि जी अब मजाल है मैं जरा हिलूं। बेटा ये नक्शे बनाने से, लिखने से, माहौल वक्ती तौर पर बनाने से आदत नहीं बदलती। आदत उस वक्त बदलती है जब आपका मकसद आपका दर्द बन जाए, आपका दुख बन जाए। एक मीठा दर्द या मीठा दुख समझें जो आपको सोने ना दे, लेकिन इसकी कड़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ मिले। वही जो गुजारिश फलसफे की थी, फिलासफी, ऐसे भी फिलासफे ने अमूमी तौर पर दिमाग जहन घुमा के रख देते हैं, बड़ी दलीलें देंगे, लेकिन जिस फलसफा का आयल मिसाल दी थी लालटीन से, हमारे बल्ब है ना, एनर्जी से बल्ब जलता है, मोटर कार है, एनर्जी क्या है? सोर्स ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है। फलसफे में अगर बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तो फलसफा हमारी सर आंखों पर, अगर नहीं है तो इज्जत के साथ फेंक दें साइड पे, कि हमारा इस फलसफे से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें अल्लाह की वहदानियत नहीं है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं है। तो ये बुनियादी बातें थी साहब का, जो आप लोगों से अक्सर गुजारिशात करता रहता हूँ। बेटा अब हम आ रहे हैं सेक्शन 40 की तरफ। अफेंस क्या है? हमने शुरू में देखा सेक्शन 3 और 4 को, 5 को भी देखा। अब सेक्शन 40 अफेंस को बयान करता है। सीआरपीसी का सेक्शन 4 है, उसमें डेफिनेशंस पोर्शन है। उसमें भी अफेंस को जरा थोड़ा सा कैटल वाला जो आप लोगों को बताया था सेक्शन 20 है, 1860 या 61 का शायद वो लॉ है, कि अगर सेक्शन 20 की कंप्लेंट है वो भी अफेंस में शुमार होती है। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग यही पढ़ते आए होंगे, एन एक्ट आर अ मिशन पनिशेबल बाई लॉ, फॉरबिडन बाई द लॉ, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। बिल्कुल ठीक है। हमारी लेजिस्लेशन ने जो कानून पास कर दिया, वक्त के साथ मुख्तलिफ लाज आते रहते हैं, पर्सनल लाज होते हैं। शरीयत के मुताबिक बतौर मुसलमान शराब पीना, जुआ खेलना, बदकारी लाज हैं, इस पर सजाएं हैं। फिर वक्त के हालात के तकाजे बदलते गए, स्पेशल लोकल लाज भी चेंज होते गए। जैसे ये दहशतगर्दी की नई लहर आई, दहशतगर्द मकान किराए पे लेते थे, पंजाब में कानून बन गया, अब कोई मालिक के मकान बगैर तहरीरी मुआहदे के और मकामी थाने को बगैर बताए अपना मकान किराए पर नहीं देगा। अब देखें, ये एक फेल है। जुर्म के आप लोगों ने देखा है कि इंग्रेडिएंट्स कितने हैं, एक्टर्सरी है, मेंजरी है, इसको मजीद खोलें। फिजिकल एक्ट है, कैसे पहले दिमाग में, जहन में जुर्म आया, मुजरिम मुलजिम के गलत काम जिसे कानून ने ऑफेंस डिक्लेयर किया है, उसके बाद उसने हरकत की। हरकत से मुराद आप कहते हैं कि इलीगल एक्ट करना, ऑफेंस करना, पिस्टल हाथ में लिया, फायर मारा, लगा या ना लगा, ऑफेंस हो गया। अब देखें एक्टर्स रिया, उससे पहले सोच और ख्याल था, सोच ख्याल पैदा हुआ, फिजिकल चेंज आ गई, ह्यूमन आर्गन्स में चला फिरा, हाथों को हरकत दी, ऑफेंस कंप्लीट हो गया।
अटेम्प्ट बन गई या कंप्लीट हो गया, कानून की नज़र में वो बाकायदा ऑफेंस बन गया। अब ये और भी हमारे काफ़ी दीगर लाज हैं जो वक्त के साथ साथ बनाए गए, मसलन पतंगबाजी है, काइट फ्लाइंग का, अब इसे भी ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया। आप लोकल लॉज अगर देखें फौजदारी हिसाब से, और स्पेशल लॉज देखें ना, जो शख्स पतंग उड़ाएगा या जो शख्स अपना मकान किराए पर देगा, जुर्म बन गया। और लोकल लॉज की सिंपल मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ, कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट है, अनहार, नहरें, लैंड रेवेन्यू में हमने अच्छे तरीके से इन चीज़ों को पढ़ा था। कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट है, बाकायदा हमारा एप्लीकेबल है। कोई शख्स पानी चोरी करता है, नहर से वाटर कोर्स आ रहा है जिसे खाल कहते हैं, खाल तोड़ देते हैं, पानी डाइवर्ट कर देते हैं, अपनी ज़मीन में लगाते हैं, ये भी ऑफेंस बन गया। या गंदम के सीज़न में तरसील पर पाबंदी लगाई जाती है कि गंदम एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं जाएगी या एक सूबे से दूसरे सूबे में नहीं जाएगी। टेरिटरीज हुकूमत डिक्लेयर कर देती है। हमारे बाकायदा लाज हैं इस पर कि अक्सर ये ट्रैक्टर ट्राली पर, ट्रकों पर गंदम जा रही होती है एक ज़िले से दूसरे में, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं या डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह FIR वगैरह दे देते हैं कि जी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है, ये भी अब जुर्म बन गया। अब आप देखें ना ऑफेंस की सेक्शन 40 पर हम आ जाएं। Except in the chapters and sections mentioned in clause 2 and 3 of this section, सिवाय चैप्टर्स हैं 4 और 5A। 4 को आप देखें 76 से ये शुरू होता है, 106 तक जाता है। और जो चैप्टर हमारा 5A है, ए कैपिटल, 120 और 120B है, ये 3 सेक्शन इस पर बनते हैं शायद, सिवाय इनके और जो ऑफेंसेस स्पेसिफाइड कर दिए गए हैं। अब इसको ना आप 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, सेक्शन 40 को ज़रा अच्छे तरीके से देख लें, हमेशा के लिए मसला हल हो जाएगा 14 फ्रेंड्स की मदद से। अब शुरू में देखें ना, एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शंस मेंशन्ड इन क्लासेस 2 एंड 3 ऑफ दिस सेक्शन, 3 चीज़ें हैं, चैप्टर्स हैं 2, 4 और 5A, और हैं जी हमारे ऑफेंसेस। ऑफेंसेस की 2 कैटेगरीज कर दी गई हैं। अब ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड, अब एक्सेप्ट कर दिया है चैप्टर 4 को और 5A को, ऐसे समझे ये इनमें नहीं है। अब सेल्फ डिफेंस जो जनरल एक्सेप्शंस हैं, जनरली मिसाल के तौर पर हम यही कहते हैं कि जी ये कोई जुर्म नहीं है, बात ठीक है, कोई जुर्म नहीं है, लेकिन जुर्म भी है, ये इसी में डिफाइन कर दिया गया है कब ये जुर्म है। जब आपका सेल्फ डिफेंस बामुताबिक कानून ना हो, मिसाल दे रहा हूं, शायद ये जुर्म बन जाता है जब उसके तकाजे पूरे ना हो, तो स्पेसिफिकली इसको हम ऑफेंस नहीं कह सकते। मसलन एक बंदे ने सेल्फ डिफेंस में मर्डर कर दिया है, ऑफेंस नहीं है, ऑफेंस की डेफिनेशन में ये नहीं आएगा, जैसे सेक्शन 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं कबल अजीम। अब जो 5A है, इसका एक अपना तकाजा है कि पूरे आप PPC को देखें, क्या कोई और ऑफेंस एप्लीकेबल है, अगर एप्लीकेबल हो रहा है, जैसे एक मेरी बहन ने टेस्ट में, मैंने अप्रिशिएट किया था कि आपने जहन का अच्छा इस्तेमाल किया है, लेकिन वेपन का इस्तेमाल सही नहीं किया, ज़रूरत नहीं थी 120B डालने की, वलू बल्लू वाली जो शुरू में पहली प्रेपोजिशन आप लोगों का टेस्ट दिया था, कि आप ये देखें ना क्रिमिनल कंस्पायरेसी में अगर कोई और ऑफेंस एप्लीकेबल हो रहा है तो क्रिमिनल कंस्पायरेसी नहीं लगेगा, अगर कोई और नहीं लग रहा फिर ये लगेगा। जुल्फकार अली भुट्टो केस, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रेफरेंस भी भेज दूंगा, उसमें इनको चार्ज किया गया था, इस जुर्म में जुल्फकार अली भुट्टो को चार्ज किया गया था। कब, कैसे, जब दूसरा कोई जुर्म नहीं बाज़ाहिर बन रहा था। ये हैं 2 चीजें, सेक्शन चैप्टर 4 का बता दिया आप लोगों को और 5A का बता दिया। अब आप आ जाएं
दूसरे जो सेक्शंस हैं आगे पढ़ें जरा इसको। चैप्टर्स 5A इन द फॉलोइंग सेक्शंस नेमली, अब देखें ना चैप्टर्स आ गए, अब सेक्शंस देखें 64 65 पीपीसी का, 66 67, अब ये तरतीब आ रही है, काफी ऑफेंसेस इसमें आ रहे हैं। द वर्ल्ड ऑफेंस, अब गौर करें इस पर, डिनोट्स अ थिंग पनिशेबल अंडर दिस कोड। अब ये जराइम बिलखसूस पीपीसी के तहत भी जराइम हैं, बाकी जराइम के साथ। इस तरीके से पढ़ें, मिसाल दे रहा हूं ना, 380 को भी इसमें लेके आए, अगरचे नहीं दिया गया पीपीसी में। या जहन में ये सवाल पैदा होगा कि सर क्या सिर्फ पीपीसी में यही जराइम है जो चंद दिए गए हैं, फिर पूरी पीपीसी कहाँ जाएगी? बेटा उसको भी इसके साथ ही पढ़ें, लेकिन इन ऑफेंसेस का जो तरतीब दी गई है 64 65 66 ये सीरीज हो गई, और हमारी दूसरी सीरीज कहां से शुरू होती है? 141 176 177 201 से लेकर 441 तक। अब इनको स्पेसिफाइड मखसूस करने का लेजिस्लेशन का एक मकसद है, रीजन है, वो ये है कि पीपीसी के साथ साथ जो हमारे स्पेशल और लोकल लॉज हैं उनके ताबे भी ये जुर्म बन रहे हैं। प्रैक्टिकली मिसाल दूंगा, कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट, अब वहां अफेंस डिक्लेयर कर दिया, अफेंस का उसमें ये कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट में अफेंस की डेफिनेशन नहीं दी गई, वहां ये करार दिया गया है कि जो कोई किसी का पानी चोरी करेगा, डाइवर्ट करेगा वाटर कोर्स किसी का, ये अफेंस है और उसकी उतनी सजा होगी। अब जनरली तो वकील साहब अदालत में इतराज कर सकते हैं कि सर ये तो अफेंस ही नहीं है, किसने कहा अफेंस है, अफेंस की डेफिनेशन कहाँ है? फिर आप लोगों को जो फैसला जात पहले बताए हुए हैं उसमें हेल्प हम पीपीसी से लेंगे। क्यों पीपीसी एप्लीकेबल है? द वर्ल्ड ऑफेंस हैज द सेम मीनिंग when the thing punishable under the special or local law is punishable as hereafter defined, ऊपर बयान कर दी गया। कैसे? अब देखें ना, शुरू की जो हमारे 64 से शुरू हो रहे हैं, दोबारा आप इस बात पर आ जाएं, 64 से शुरू हो रहे हैं, 110 112 327 हो गया, आखिर में इसके 389 एंड 445, द वर्ल्ड ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग पनिशेबल अंडर दिस कोड। ये भी जराइम है पीपीसी के दूसरे जराइम के साथ। अब देखें, और अंडर एनी स्पेशल और लोकल लॉ एज एन आफ्टर डिफाइन, बेटा ये जो भत्ता लेते हैं रैंसम, दहशतगर्दी में आता है, बंदा उठा लिया ताजर शहर का, फोन कर दिया फैमिली को 5 करोड़ दो, बंदा हम छोड़ेंगे। अब ये 388 389 क्या है? एक्सटॉर्शन है? स्पेशल लॉ लोकल लॉ बन रहा है या नहीं बन रहा? एटीए ने इस प्रोविजन को बारो किया है या नहीं किया? बेटा ये बात थी आप लोगों को समझाना। अब एंड एंड सेक्शन जो दूसरी सीरीज शुरू हो रही है 141 176 177 से लेकर 441 तक, द वर्ल्ड ऑफेंस हैज द सेम मीनिंग when the thing punishable under the special or local law is punishable under such law, क्या स्पेशल या लोकल लॉ, विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 6 months और अपवर्ड्स। अब स्पेशल या लोकल लॉ में, अब ये देखें ना, इस तरह के जो जराइम है बज़ाहिर इतनी बड़ी सजाएं इनकी नजर नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि 6 माह से 6 माह तक सजा है या ज्यादा है, वेदर विद और विदाउट फाइन, वो भी इनके साथ ही पढ़े और समझे जाएंगे। ये है इसकी सारी रेशो, रीजन, फिलॉसफी, यही तो आप लोगों को बताता हूँ। रियलिटी ऑफ नेचुरल साइंसेज क्या है? अब ये साइंस है, पीपीसी में इनको क्यों मखसूस कर दिया गया है कि ये हेल्प कर रहे हैं, सप्लीमेंट कर रहे हैं स्पेशल या लोकल लॉ को। जनरल लॉ तो हमारे पास पीपीसी है, स्पेशल लॉ या लोकल लॉ हेल्प ले लेता है जनरल लॉ से। अब इसके 511 सेक्शन हैं, बाकी हमारे स्पेशल और लोकल लॉज के मुख्तलिफ सेक्शन होते हैं, थोड़े होते हैं, तो कोई एम्बिग्यूटी वहां आ जाती है तो वहां दिया गया होता है, या पीपीसी ने खुद ही कह दिया है कि जी स्पेशल या लोकल लॉ अपना प्रोसीजर प्रोवाइड करता है, लेकिन वहां जो जनरल लॉ से हेल्प लेगा, जनरल लॉ उसकी हेल्प के लिए हाजिर है। ये था बेटा हमारा सेक्शन 40,
अच्छे तरीके से वजाहत की है। अगर कोई समझ वगैरह ना आए तो इंशाल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ। अब स्पेशल लॉ मिसाल आप लोगों को कई काफ़ी दफ़ा दे चुका हूँ। नैब हो गया, दहशतगर्दी हो गई, एंटी टेररिज्म हो गया, हमारे बैंकिंग लॉज हो गए, ये हमारे स्पेशल लॉज हैं। और पंजाब प्रोविंस के कुछ हैं, गैम्बलिंग हो गया पंजाब का, वही जो आप लोगों को बताया है कानून किराएदारी का, ये 2014-15 वगैरह में आए थे लॉज। या हमारा ये इसका है असला का कानून 13-20-65 जो पहले था, अब इनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाती है, स्पेशल लॉज हैं। पार्टिकुलर पर्सन पर अगर सरकारी मुलाजिम है, करप्शन की है, तो सरकारी मुलाजिम पर ये लागू है। उसके साथ अगर कोई प्राइवेट पर्सन है उस पर फिर इंटरप्रिटेशन है। अमूमी तौर पर जो हमारी एंटी करप्शन कोर्ट्स होती हैं उनमें इनके ट्रायल होते हैं। अब लोकल लॉ क्या है? A local law is a law applicable only to a particular part of the territories comprised in Pakistan. अब लैंड रेवेन्यू एक्ट को आप लोगों ने देखे है ना, वहां कुछ जुर्म और सजाएं बयान की गई हैं। लोकल लॉ है ना, ये पंजाब का है, सुबह पंजाब में लागू है। लेकिन आप लोगों ने शुरू में देखा था कि ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, पंजाब गवर्नमेंट की मर्जी है कि किसी जिले को ये एग्जेम्प्ट कर दे। मसलन जो आर्मी के हमारे एरियाज होते हैं, डीएचए वगैरह बने हैं पंजाब में, फौज का इलाका है, हालांकि वहाँ ज़मीनों के भी कारोबार होते हैं, फौजियों को शुरू में अलाट होते हैं, फौजी हजरात आम सिविलियन को बेचना शुरू कर देते हैं, वहाँ एक्सक्लूड कर देते हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट की एप्लीकेशन। अब इलाके के लिहाज से है ना सारा, इसको आप ये समझ लें लोकल लॉ को। इलीगल क्या है? लीगली बाउंड टू डू। इलीगल है अगेंस्ट द लॉ। कानून ने आपको जिस फेल से, जिस काम से रोका है, आप नहीं कर रहे। मुख्तलिफ लाइबिलिटीज होती है ना एट अ टाइम, सिविल भी है, क्रिमिनल भी है, लॉ ऑफ टार्ट्स भी है। मसलन 489F है, इसकी आप डबल कह सकते हैं। 489F का पर्चा करा दें, आर्डर 37 का दावा कर दें। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मामला होते हैं जिसमें लॉ ऑफ टार्ट्स भी आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट की जो खिलाफ वर्जी होती है, डैमेजेस के दावे आ जाते हैं, जी मेरा इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के आ जाते हैं, या 420-68-71 दी करके कोई पर्चे वगैरह भी आ जाते हैं कि फ्रॉड हो गया है कहीं। द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। आप देखें ना, ऑफेंस को पीपीसी सीआरपीसी में डिफाइन कर दिया गया है। प्रोहिबिटेड बाय लॉ क्या है? जिसकी सजा मुकर्रर कर दी गई है कि ये फेल है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे। इसमें आप एक्ट और ओमिशन को हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। और विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन, क्या मसलन कार वगैरह का होता है, बाज़ औक़ात पार्टीज क्रिमिनल लिटिगेशन में आ जाती है, पता ये लगता है कि इनके दरमियान सिविल सूट बनता है, बड़ी अदालतें डायरेक्शन दे देती हैं कि जी ये सिविल सूट करे, क्राइम नहीं बनता। बाज़ औक़ात क्राइम भी बन रहा होता है, दोनों चीज़ें सिविल और क्रिमिनल एट अ टाइम चल रही होती हैं, और दोनों चल भी सकती हैं, चलनी भी चाहिए। अब और क्या है? पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू whatever it is illegal in him to omit। जब किसी अमर का तर्क करना किसी शख्स के लिए गैर कानूनी हो तो कहा जाएगा इस पर अमर करना कानूनन वाजिब है। मिसाल दे रहा हूँ, आप लोग गाड़ी पे जा रहे हैं, आगे इशारा है, रेड लाइट है, आपने गाड़ी क्रॉस कर ली। अब ये वाजिब था आप लोगों पर रुकना। अल्लाह ना करे आप लोग स्पीड से गुजरे, जैसे उजलत हम दिखाते हैं, आगे गाड़ी टकरा गई किसी से, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया, 337G वगैरह के पर्चे हो जाते हैं। कि आप पर कानूनन वाजिब था, आपको रोका गया था कि आप इशारे पर रुकें, लेकिन आपने अमल नहीं किया। यू आर लीगली बाउंड टू डू वट एवर इट इज इलीगल इन हिम टू अमिट। इलीगल था ना आपका यहां से चलना। जब कानून ने आपको कह दिया कि भाई इशारा है, रेड लाइट जल रही है, आप रुक जाएं, आप नहीं रुके, लीगली बाउंड टू डू इसे कहते हैं। बहुत का रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे सेल्फ डिफेंस में हम आते हैं कि अगर आपको पब्लिक अथॉरिटी पुलिस की हेल्प हासिल है या आसानी से हासिल कर सकते हैं तो आप फायर करके बंदा ना मारें सेल्फ डिफेंस की मद में, वरना आप पर कत्ल का केस बन जाएगा।
कि आप पहले पुलिस की हेल्प लें। ये ना लॉ एंड ऑर्डर के लिए इस तरह की सूरत हाल बताई जाती है कि एक पर्सन लीगली बाउंड है कि वो अक्ल सलीम अपना इस्तेमाल करे इन हालात में। इंजरी को पहले हम बता चुके हैं, बैंक मैनेजर, पब्लिक रिलेशन, एनी हार्म वट एवर इलीगल कॉल टू एनी पर्सन, बॉडी माइंड, बैंक मैनेजर, आगे क्या था, पब्लिक रिलेशन, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। ये चार नुकसान होंगे ना, इसे इंजरी का कहेंगे हम। पहले कई दफ़ा हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं डेफामेशन में, कि एक बंदे के खिलाफ गलत अखबार ने खबर लगा दी, परेशान हो गया, जहनी तौर पर बीमार हो गया, इंजरी हुई है, उसकी रेपुटेशन खराब हुई है, लोगों की नज़र में उसे गिराया गया है। माइंड, रेपुटेशन, बॉडी, प्रॉपर्टी, किसी शॉप जैसे बड़ी गुडविल वाली होती है उनके खिलाफ कोई खबर लग जाती है, सेल कम हो जाती है, प्रॉपर्टी का लॉस है, और वो परेशान हो जाता है वो ताजिर कि जी देखें गलत खबर लगने की वजह से। डेफामेशन में आमतौर पर ये दावाजात वगैरह आ जाते हैं। ये 44 हो गया हमारा। 45 को लाइफ सिंपल आप समझते हैं, इंसान की जिंदगी, लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, मेल या फीमेल किसी भी उम्र का बच्चा पैदा हुआ है, सांस था, अल्लाह ना करे 5-10 मिनट के बाद अगर उसे कत्ल कर दिया गया है जिंदा इंसान को, तो वो कत्ल इंसान ही शुमार होगा, मेल या फीमेल, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है कितनी एज है। denotes the life of human being unless the contrary appears from the context। ये सियाक व सबाक के अलावा कोई बात हो, बज़ाहिर लाइफ इंसानी जिंदगी की सिर्फ बात है इसमें। डेथ भी वही है, इंसान की मौत। सियाक व सबाक में अगर कोई और बात आ जाती है तो वरना डेथ इंसान की समझी जाएगी। एनिमल क्या है, एनी लिविंग क्रिएचर, मखलूकात है ना, अशरफुल मखलूकात, इंसान है, इंसान के अलावा एनिमल है, हशरात हैं, उसमें जानवर हैं। द वर्ल्ड एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। अब वैसल क्या है, पढ़ेंगे आप लोग पीपीसी में। द वर्ल्ड वैसल डिनोट्स एनीथिंग, क्या एनीथिंग, मेड फॉर द कन्वेंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और ऑफ प्रॉपर्टी। अब शिप है, जहाज है, क्या है ये, वैसल है। जहाज का तो चलो इंजन है ना, और जो देहातों में या दरियाओं में आप लोगों ने कश्ती देखी, कश्ती क्या है, वैसल है। ये इंसान भी बैठे होते हैं, जानवर भी बहुत वक्त कश्ती पर रख देते हैं, दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना हो, या सेल्फ मेड भी होता है देहातों में। ये जो पेट्रोल या डीजल के होते हैं खाली टैंक, जिन्हें आमतौर पर लोकल टर्मिनल में ड्रम कहा जाता है, लोहे का ये बड़ा सा बना होता है, बड़ा डब्बा टाइप ड्रम। देहाती लोग जब फ्लड के एरियाज होते हैं, मसलम के दरिया सतलुज हो गया, हमारा रावी हो गया, दरियाओं में पानी फुल हो जाता है, वो लोग कश्ती की बजाय ये जो खाली बड़े डब्बे हैं ना लोहे के, ड्रम जिसे आमतौर पर कहते हैं, इनको 3-4 को इकट्ठा करके बांध दिया जाता है, ऊपर लकड़ी, ये खाली होते हैं, ऊपर लकड़ी अच्छी नस्ल की लगा दी जाती है अमूमी तौर पर, जिसका वजन ज्यादा ना हो, तो ये दरिया में तैरते तैरते रहते हैं, ये वैसल टाइप। तो देहाती इस पर सामान मुंतकिल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वैसल ये है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें क्या है, ईयर, ब्रिटिश कैलेंडर, जो हमारा अमूमी तौर पर पाकिस्तान में बल्कि काफ़ी हद तक पूरी दुनिया में ही शायद ये एप्लीकेबल है। हमारे इस्लामी महीने भी हैं, फिर जो हमारा बर सगीर है, हम इंडिया से ये अंग्रेज से आज़ाद हुए थे, पाकिस्तान बन गया था, वो भी महीने हैं, जिसे सावन वगैरह आप जिनका नाम लेते हैं, इस्लामी भी हैं, सावन के महीने भी होते हैं, और ये ब्रिटिश कैलेंडर भी हमारा हो गया। लेकिन इसमें ईयर ब्रिटिश कैलेंडर ही पीपीसी के ताबे समझा जाएगा। ईयर ऑफ द मंथ इज टू बी रेकन्ड, गिना जाएगा अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर, डेट भी उसी हिसाब से होगी। अब ये 50 क्या है, सेक्शन, द वर्ल्ड सेक्शन डिनोट्स, ज़ाहिर करता है, वन ऑफ दोज पोर्शंस ऑफ अ चैप्टर ऑफ दिस कोड which are distinguished by prefixed न्यूमरल फिगर्स। न्यूमरल फिगर्स क्या है, अब ये देखें ना, ये सेक्शन का क्या फायदा होता है, कुरान पाक को देखें, इसमें सेक्शन है,
आयात मुबारका की तरतीब है, सूरतों की तरतीब है, कैसे 2-4 मिनट में, ये 1 मिनट में हम फौरन पहुंच जाते हैं। बोलें जी फलां सूरत, फलां आयत, सेकंड्स में, मिनटों में पहुंच गए। ये ना मैथमेटिक्स के बड़े प्यारे असूल है। सेक्शन भी यही है। कोडिफाइड करने का क्या मकसद है? अगर कॉमन लॉ हो ब्रिटिश की तरह, फिर क्या होगा? कोडिफाइड लॉ बड़े सगीर में मुतारिफ कराया गया, कॉमन सिस्टम लॉ में। बहुत हद तक इसका फायदा है, आज भी ज्यादा एम्बिग्यूटी नहीं है, 2 जमा 2 वाला हिसाब है। कत्ल हो गया तो 302 लगा दो, चोरी हो गई तो ये लगा दो, फला है तो ये लगा दो, कोई रोला कोई चक्कर नहीं है। वो बात की बात है, कौन सा साबित होता है नहीं होता। ऑफेंस को आप ये समझ लें। ओथ क्या है? हलफ। इंक्लूड द सोलेमन अफर्मेशन। सोलेमन अफर्मेशन क्या है? मैं हल्फन बयान करता हूं। अब ये सब्स्टिट्यूट हो गया, सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ। हलफ में क्या है, बयान हल्फी में क्या फर्क है? ये ना हर एक पर्सनल लॉ के ताबे है, हर एक का। मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, पर्सनल लॉ के ताबे अमूमी तौर पर ओथ होता है अदालतों में एविडेंस के लिए। लेकिन जब आपको बयान हल्फी देना पड़ जाता है, अब जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ अदालतों में ही बयान हल्फी होता है, नहीं। पब्लिक अथॉरिटीज जो हमारे पब्लिक सर्वेंट हैं, नादरा वाले मांग लेते हैं, शनाख्ती कार्ड में कोई गलती आ गई, हाँ जी आप बयान हल्फी दे दें। बयान हल्फी ये सोलेमन अफर्मेशन होती है कि मैं ये हल्फन बयान करता हूँ, ये हकैक हैं। अगर ये ना हुए तो कल को मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी बयान हल्फी देना पड़ता है। फर्ज किया जज की डेफिनेशन में मैंने रिसर्च थोड़ी बहुत की थी, जज साहब के खिलाफ दरखास्त आ जाती है, ट्रांसफर एप्लीकेशन, कि जी जज साहब से मुझे इंसाफ का तकाजा नहीं है। पार्टी कहती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट कहती है कि पहले सोच लो अच्छे तरीके से। जज एक ऐसा ओहदा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसे बेपनाह इज़्ज़त दी है। आप कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहे, दें बयान हल्फी, हम आगे मामला देखते हैं। अगर गलत निकला, कोई आपके पास सही एविडेंस नहीं है, तो फिर आप इसके नतायज भुगतेंगे। नतायज भुगतने के लिए अमूमी तौर पर बयान हल्फी होता है। पब्लिक ये अथॉरिटीज का हमने पढ़ लिया, टू बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रूफ वेदर इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस आर नॉट। बयान हल्फी फैमिली में नहीं देते अक्सर। अब देखें ना, एविडेंस में फैमिली जो हमारा लॉ है पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट, कानून ने एक अख्तियार दे दिया, आपको सहूलत दे दी है। क्या? कि जी ज़बानी शहादत की बजाय आप बयान हल्फी खातून दे देती है, मुद्दा भी दे देते हैं, फिर उन पर जरा होती है। अब बयान हल्फी देते हैं, क्या लिखते हैं कि जी ये बयान हल्फी गवाह बतौर PW1 ने दिया है, इसके मंदरजात की वो तायद करते हैं और बतौर शहादत ज़बानी ये पेश करते हैं। सुन समझ लिया है। ये आ जाता है जी ओथ के बारे में। अब ये गुड फेथ है 52 हमारा। नथिंग इज सेड टू बी डन आर बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन आर बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। ड्यू केयर एंड अटेंशन ये क्या है? गुड फेथ क्या है? पूरे PPC में बहुत जगह आपको नजर आएगा कि नेक नीति है या बद नीति है। नेक नीति वो है कि जब आपका ये यकीन है, कामिल है, कि आपने एहतियात के साथ, तवज्जो के साथ कोई काम किया है। जब एहतियात और तवज्जो के साथ कोई काम करेंगे, वो आपका गुड फेथ हो जाएगा। मिसाल देता हूँ बेटा, देखो 2 लोग लड़ रहे हैं आपस में, दोनों के हाथों में छुरियां हैं। एक अल्लाह का नेक बंदा देखता है कि ये एक दूसरे को कत्ल कर देंगे, वो बेचारा इनको छुड़ाने की कोशिश करता है। एक को पकड़ लेता है कि खुदा के लिए ना लड़ो, और उसके हाथ से छुरा भी छीनने की कोशिश करता है। दूसरे को मौका मिलता है, वो अपने दुश्मन को जिसके साथ लड़ रहा है उसके पेट में छुरा मार देता है। अब जो बंदा कत्ल हुआ है, उसके वारिस खड़े हो जाते हैं कि जी ये जो खुदाई खिदमतगार था, ये मिला हुआ था मुलजिम के साथ, इसने पकड़ा है, तो तब हमारा बंदा कत्ल हुआ है। हालांकि हकैक ये हैं कि वो गुड फेथ में गया था। नेक नीति यही थी, ड्यू केयर और अटेंशन भी थी कि फसाद ना हो, कोई इंसानी जान ना चली जाए। इस तरह के ना काफ़ी इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे एविडेंस में। बाकी में भी काफ़ी एप्लीकेशन आएगी। वैसे ही दिल कर रहा था, मैंने कहा आप लोगों को एक मिसाल दे दूं। ड्राइविंग है, बंदा गाड़ी चला रहा है, स्पीड है सिर्फ 40 या 50 की, बच्चा है छोटी उम्र का, 12 साल का, 8 साल का, 7 साल का,
अचानक सड़क पर बच्चे खेल रहे हैं, फौरन सड़क पर आ जाते हैं बगैर देखे हुए। बच्चा सड़क क्रॉस करने लगता है, अब ये हॉर्न भी दे रहा है, गाड़ी की स्पीड भी 40-50 है, बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाता है। आप देखें जनरली आप लोग माशाल्लाह जानते हैं ड्राइविंग 40-50 क्या स्पीड होती है। हॉर्न भी दे रहा है, देख भी रहा है हर लिहाज से, ब्रेक भी लगाने की कोशिश की। बेटा ये होता है गुड फेथ। अब जी हम 52A पर आ जाएं, लास्ट सेक्शन है आज का हमारा। हार्बर क्या है? HARBOUR, पनाह देना, शेल्टर। अब देखें ना, हमारा लॉ आप लोगों को रूट्स बताई थी, चलो ब्रिटिश लॉ को देखें। मुकद्दस रिश्ता, मुकद्दस रिश्ते, उनमें मियाँ बीवी का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में एक दूसरे का लिबास करार दिया है। और वैध रिश्ता है शरीयत इस्लामी में, जो अल्फाज कहने से टूट जाता है। इतना पाकीज़ा रिश्ता लिबास करार दिया गया, लेकिन अल्फाज से रिश्ता ख़त्म हो गया। बाकी कोई रिश्ता ख़त्म नहीं होता। गुस्से में बाप या माँ बेटे को कुछ भी कह देते हैं, भाइयों को कुछ भी कह देते हैं, लेकिन वो रिश्ता ख़त्म नहीं होता। लेकिन शरीयत मोहम्मदी में इस पाकीज़ा रिश्ते की बारीकी इतनी है कि ज़बान से आप कुछ कह दें तो वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। हर बार की बात हो रही थी, अगर बीवी हस्बैंड को पनाह दे देती है घर में, मिसाल देता हूँ, एक घर है, हस्बैंड है बीवी का, चोरी करता है, डकैती करता है, कत्ल करता है, किसी जुर्म में मुलविस है, अगर पुलिस का छापा पड़ता है, अमूमी तौर पर पता लगता है जी, मैं मिसाल देता हूँ, ये तो चलो घर में है ना, बीवी मियाँ बीवी सिर्फ मौजूद हैं, पुलिस ने रेड कर दिया है, हस्बैंड को पकड़ लिया है, अब बीवी के खिलाफ हर बार की एफआईआर नहीं देंगे। वजह क्या? कानून ने रोका हुआ है, आज तक कभी नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा तजर्बा हो गया है कि बीवी का नाम हो, भाई का आ जाता है, रिश्तेदारों का आ जाता है। अक्सर ये होता है, पुलिस वाले क्या करते हैं, 302, 395, 216 की एफआईआर वगैरह ये होती हैं, 216 की ही यकीनन, 212, 216 वगैरह की। क्या होता है कि जी कत्ल का ये मुलजिम है, भाग गया है, तो इश्तिहार भी इसका हो गया है, लेकिन ईद के मौके पर पुलिस को पता चला, रेड किया, तो जी यूं ही हम पहुंचे, पुलिस की गाड़ी पहुंची, तो हमने इसके भाई ने आवाज दी कि अल्लू भाग, पुलिस आ गई है। अब बल्लू ने आवाज दी है, अल्लू को भगा दिया है। अब बल्लू पकड़ा जाएगा, उस पर हर बार की एफआईआर आ जाएगी, लेकिन बीवी पर नहीं आएगी। ना ही कभी एफआईआर में ये देखा है कि बीवी ने कहा अपने हस्बैंड को कि भाग जाओ, पुलिस आ गई है। बीवी खुराक भी दे रही है, रिहाइश भी दे रही है अपने हस्बैंड को। इस मुकद्दस रिश्ते को किसी हद तक शेल्टर दी गई है। अब ये देखें हर बार क्या है, एक्सेप्ट इन सेक्शन 157 एंड इन सेक्शन 130। अब ये 157 और 130 के अलावा और बात है, इन द केस इन विच द हार्बर इज गिवन बाय द वाइफ और हस्बैंड ऑफ अ पर्सन। हस्बैंड वाइफ को आप उल्टा भी समझ लें, बस बीवी चोरियां करती है, उस पर एफआईआर है, इश्तिहारी हो गई है, पुलिस ने रेड किया, हस्बैंड ने कहा हो कि फलां भाग जा, पुलिस ने छापा मार दिया है, नहीं हुआ ऐसा कभी। द वर्ल्ड हार्बर इंक्लूड्स क्या है, supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition, or means of conveyance, or assisting a person by any means, whether of the same kind as those enumerated in this section or not, to evade apprehension. Section 52A, ये पाकिस्तान पिनल कोड में इंसल्ट हुआ 1942 में। 1860 का कानून है, क्या मैं पाकिस्तान से पहले असल्ट हो गया था ये सेक्शन। अब इसमें ना 130 को आप देखें, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट देखेंगे, उसमें है ये, अगर स्टेट प्रिजनर भाग जाता है या पैरोल पर चला जाता है, पैरोल वगैरह को इंशाल्लाह ताला हम बाद में देखेंगे,
तो उस कैटेगरी में आ जाता है। 157 को आप देखें, अनलॉफुल असेंबली से ये शुरू हो रहे हैं कि अगर कोई 10-15 लोग ज़मीन पर कब्जे का प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो साहब ले आते हैं जी हमसे कब्जा छीन दे जी फलां ज़मीन का। तो मीन वाइल कोई उनका यार दोस्त भी होता है, कहते जी ले आए बंदे, खाना मेरी जिम्मेदारी है, खुराक मेरी, रिहाइश मेरी जिम्मेदारी, उस पर ये पर्चे होते हैं 157 के। अब ना इसका जनरल मफहूम दिया गया हार्बर का क्या है, रिहाइश, खुराक, असला वगैरह देना, पूरे पीपीसी में यही समझा जाएगा। इसका जनरल मफहूम जो डिफाइन किया गया है। अब एक्सेप्ट क्या कर दिया इन तीन चीजों को, वेरी सिंपल, आप बीवी को, हस्बैंड को, इनके खिलाफ हार्बर की कार्रवाई नहीं हो सकती। जनरल बात, जनरल लॉ, सिंपल, कुछ हो जाए। अब ये 130 और 157 थोड़े से आम डेफिनेशन से हट के हैं। 130 में स्टेट के खिलाफ है, उसमें अनलॉफुल असेंबली है। इसके अलावा एक जनरल डेफिनेशन दी गई है, हार्बर इज गिवन बाय द वाइफ और हस्बैंड ऑफ अ पर्सन। ये तो निकल गया ना, इंक्लूड्स द सप्लाइंग a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition वगैरह same kind as those enumerated in this section are not to evade apprehension। evade apprehension क्या आ जाएगा, कोई मुलजिम है, पुलिस की कैद में था, भाग गया है, एफआईआर थी उस पर, कहीं रिहाइश रखी हुई है, कि पुलिस ने फिर रेड कर दिया उस घर पर, तो उसे भगा दिया घर वालों ने, सिवाय बीवी के अलावा या हस्बैंड के अलावा। अब ये डेफिनेशन ना अंडरस्टूड, बाकी समझी जाएगी पूरे हमारे पीपीसी में। तो अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। बहुत आसान थे आज के, ऑफेंस पर ज़रा ज़्यादा तवज्जो दी ताकि हमेशा के लिए आप लोगों का ये मसला हल हो जाए स्पेशल और लोकल लॉ के हिसाब से। अगर कोई कभी मसला आता है आप लोगों को तो मैं हाजिर हूँ, जैसे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सेशन चल रहा है। अब जजमेंट पोर्शन हो गया हमारा, इसका भी कल वाले का भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसी हिसाब से देखते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।